गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपन 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में अम्ल क्षार लवण के दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं उनका पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? पीएच स्केल। बच्चों, जैसे दूरी को मापने के लिए दूरी होती है, इसे नापने के लिए हम सेंटीमीटर मीटर की स्केल काम में लेते हैं। तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर काम में लेते हैं। वैसे ही अम्ल क्षार के बारे में पता करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि सारे अम्ल को हम या फिर सारे क्षारों को हम चखकर या छूकर नहीं बता सकते। ये अम्ल क्षार कई इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें छूने पर हमारी त्वचा जल भी सकती है, हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए सारे अम्ल क्षार को चखना या छूना संभव नहीं है। फिर किस तरह से पता चले कि ये अम्ल है क्षार है? तो हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। पीएच स्केल के द्वारा हम अम्ल और क्षार के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है, या फिर अम्ल है तो कितने अम्ल है। जैसे हमने पढ़ा था ना, अम्ल भी प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं, क्षार प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो वो अम्ल हैं तो कितने अम्लीय हैं, कम है, ज्यादा अम्ल है, या फिर क्षार है तो कितने क्षारीय हैं। इनके मान को हम अच्छी तरह पता कर सकते हैं पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल की सहायता से। बच्चों, पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बच्चों? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। इन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का घातांक होता है वो पीएच स्केल है। मतलब 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की और इन्होंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता का घातांक पीएच स्केल है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच स्केल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। तुम्हें ये परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन अभी हम जब इसके जो फॉर्मूला है उसके साथ और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो परिभाषा देखना, सोरेनसन ने क्या परिभाषा दी थी इसकी पीएच स्केल की, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। मतलब देखो, हमने क्या बताया था, हमने जब अम्ल और क्षार की परिकल्पना पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं और क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, उसकी संख्या होती है, उसका घात का जो मान होता है वही पीएच स्केल का मान कहलाता है। जैसे कि देखो, ये पात्र है, इस पात्र में जल है, ठीक है। अब हमने इसमें लिया कोई पदार्थ ले लिया, पदार्थ अम्ल क्षार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो हमने अम्ल ले लिया, हमने ले लिया HCl अम्ल। तो HCl अम्ल हमने बताया था, देखा था कि जब अम्ल को किसी पदार्थ में विलय किया जाता है तो वो H+ आयन से आयनित होता है, यानी वो अपने आयन है ना उनको अलग कर देता है। H+ आयन और अन्य आयन से जो जुड़ा हुआ होता है उनको अलग कर देता है। तो HCl ने क्या किया, जब जल के साथ खेली थी तो H+ और Cl- आयन अलग अलग हो गए। तो ये H+ आयनों की जितनी संख्या होती है ना, H+ आयन की जितनी संख्या आती है वही पीएच स्केल का मान आता है। जब हम अम्ल या क्षार को किसी भी पदार्थ को विलय करते हैं तो उसमें से H+ आयन या OH- आयन निकलते हैं, क्योंकि हमने नियम में ही पढ़ा था अम्ल क्षार की में। तो ये H+ या OH- आयनों में जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो संख्या होती है
वही क्या कहलाती है, पीएच स्केल का मान आता है। अभी इसे और समझते हैं। हमने ये तो जाना कि 1909 में सोरेसन ने पीएच स्केल की खोज की थी और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणांक पीएच स्केल कहलाता है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उससे और अच्छी तरह समझ में आएगा आप लोगों को। उन्होंने बताया पीएच स्केल का दिया था उन्होंने फॉर्मूला -log 10 H+, ये आयन, ठीक है, H+ आयन, हाइड्रोजन पे प्लस यानी धन आयन होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। पीएच स्केल का सूत्र है। अब देखो बच्चों, यहां पर जो भी मान आएगा, जो भी मान आता है, उसकी जो घात होगी, उसकी जो पावर होगी, उसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, -log से। किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, -log से, जिसका मान ही फिर जो मान आएगा वही क्या होगा, पीएच स्केल होता है, ठीक है। अभी तो तुम फॉर्मूला देखो, अभी आगे और समझते हैं इसे। पीएच स्केल क्या है, -log 10 H+, ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब जो भी मान लो हमें किसी भी अम्ल या क्षार का पीएच मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर उसका मान रख देंगे, फिर मान का जो भी दे रखा है हमें, उसको हम इससे गुणा कर लेंगे माइनस से, और जो मान आएगा वही पीएच स्केल का मान होता है, ठीक है। अभी हमें निकाल कर भी बताऊंगी मैं, पहले आपने ये देखा, अब आगे समझो इसे बच्चों। देखो, ये तो हमने समझ लिया कि भाई पीएच स्केल क्या है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणांक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन पर जो घात होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो घातांक होता है, उसका मान ही पीएच है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया बच्चों। जो ये H+ है ना, ये जब जल में, मैंने अभी बताया पात्र में हमने जल लिया, जब ये H+ इस जल से क्रिया करता है तो कभी भी ध्यान रखना, H+ आयन अकेला मुक्त अवस्था में कभी नहीं पाया जाता, मतलब ये अकेला कभी भी नहीं रहता है। जब इसकी क्रिया किसी भी पदार्थ से करवाते हैं, जल, मान लीजिए हमने जल से करवाई, तो ये क्या करेगा, ये अकेला कभी उपस्थित नहीं होगा, तो ये क्या कर लेगा, जल के अणुओं के साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएंगे, जल के अणु H3O बन जाएंगे। तो मान लो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हाइड्रोनियम कहते हैं। जो हाइड्रोजन होता है वो कभी भी अकेले रूप में नहीं पाया जाता, या तो वो पाया जाएगा गैस के साथ, जिसे हम कैसे लिखते हैं, गैस को हम कैसे लिखते हैं, H2O। जैसे Cl2 हम गैस लिखते थे, O2 गैस लिखते थे, नाइट्रोजन N2 गैस लिखते थे, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन या तो पाया जाता है गैस के रूप में, या फिर यदि कभी भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हाइड्रोजन कभी भी मुक्त अवस्था में अकेला नहीं पाया जाता, या तो दो हाइड्रोजन होंगे जो किसका निर्माण कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस का, या ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन क्या होता है, अकेला कभी नहीं पाया जाता, तो जल में विलय करने पर क्या करता है, ये जल के साथ ये हाइड्रोजन क्रिया कर लेता है, तो क्या बन जाता है, H3O। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम। अब हम हाइड्रोनियम का मान ज्ञात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। अब इसे हमें पीएच स्केल में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पीएच बराबर -log 10 H3O, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, जो भी आयन आते हैं हमारे वो यहाँ आएंगे। जैसे कि अब तुम्हें एक सवाल के थ्रू समझाती हूँ मैं, ध्यान देना। मान लो जल है, शुद्ध जल होता है ना बच्चों, शुद्ध जल होता है वो हमेशा उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, कैसा होता है, उदासीन। और जो पदार्थ उदासीन होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है, हमेशा 7 होता है। कितना होता है, 7, ठीक है। अब इस मान को हम ज्ञात करते हैं कि 7 देखो कैसे आया, हमें मैंने अभी तो तुम्हें बता दिया कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, लेकिन ये 7 कैसे आया है ये पता करते हैं, ठीक है। तो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का मोल कितने होते हैं, 1 × 10⁻⁷। H2O के मोल कितने होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, मोल प्रति लीटर। H2O में मोल कितने होते हैं, अणु, मतलब 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर। अब हम इसको सूत्र में रखेंगे हमारे,
पीएच स्केल का जो सूत्र है ना उसमें रखते हैं, तो माइनस लॉग, ठीक है, 10। अब S2 जल आ गया, हमारे जल का ही तो निकालना है, तो हमें जल का मान दे रखा है, वैसे इसके मोल का मान दे रखा है, तो हमने इस मोल का मान रख लिया 10 की पावर माइनस 7। ध्यान देना 10 की पावर माइनस 7, ये पावर होती है ना बच्चों, घात, वही गुणा होती है किससे, इस लॉग से। ध्यान रखना, जो भी पावर होती है वो किससे गुणा होती है, लॉग से। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आगे कोई चीज नहीं लगता जब प्लस का ही होता है, ठीक है। और ये 7 क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 7 क्या आ जाता है, ये आगे आ जाता है, फिर क्या आ जाता है लॉग, और ये 10 ही ये यहाँ नीचे लिख दिए थे। तो पीएच कितना हुआ जल का, H2O का पीएच कितना हुआ, H2O का पीएच हो गया 7 log 10। दोबारा समझना, हमें पता है शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, यानी ना तो ये लवण होता है, ये ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, ठीक है, ये उदासीन होता है। इसका मान 7 होता है पीएच मान। कैसे हमें निकालना है, तो हमें पता है H2O के मोल कितने होते हैं, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7, ये मोल होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका पीएच मान निकालना है। तो हमने पीएच सूत्र में रखा है इसे, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 कोष्टक में H2O की जगह हमने क्या रखा, इसका मान रख लिया 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7। जब हमने, हमेशा ध्यान रखना, लॉग से गुणा क्या होगा, ये पावर गुणा होती है, क्योंकि बोला ही परिभाषा में ही बोला गया था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का घातांक ही क्या कहलाता है, पीएच, ठीक है। तो ये घातांक है, ये -7 है, इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 आगे आ जाएगा लॉग, और फिर ये 10 कहाँ आ जाएगा, लॉग 10। तो मतलब H2O का पीएच कितना हुआ, 7। बच्चों देखो, ये तो मैंने तुम्हें सूत्र के द्वारा समझाया कि भाई किसी भी पदार्थ का हमें पीएच निकालना हो ना तो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज का, दही का या फिर कोई भी अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ का निकालना होगा ना, तो उसके जो मोल होंगे उन मोलों को आप यहाँ रख लेना, और फिर लॉग माइनस लॉग 10 से गुणा कर लेना, आपको जो मान आएगा वही उसका पीएच मान होता है। समझ में आया। अब बच्चों देखो, हम पीएच स्केल के बारे में और पता करते हैं। हमने परिभाषा देख ली, परिभाषा पे ध्यान दे लेना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का घातांक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणांक पीएच स्केल कहलाता है, जिसके बारे में 1909 में सोरेनसन ने बताया था। बच्चों जो पीएच स्केल है ना, इसमें जो पी है वो जर्मन भाषा के शब्द पुसांस से बना है। किससे बना है, पुसांस, पुसांस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हम कह सकते हैं पीएच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, मतलब आपके जो भी अम्ल है या क्षार है उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उनका जो मात्रा है, हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है, वही पीएच स्केल का मान होता है। ठीक है, आपने पीएच स्केल के बारे में जाना। अब देखो इसके मान कैसे होते हैं, हम इन्हें समझते हैं। बच्चों पीएच स्केल एक स्केल होती है, पीएच स्केल क्या होती है, एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं, और यहाँ 7। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 0 से लेकर 14 तक मान शुरू होते हैं। बच्चों 0 से लेकर जो 7 तक मान आते हैं, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है जिसका मान 0 से लेकर 7 तक है, तो वो पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी जो भी अम्ल होते हैं उनका मान 0 से लेकर 7 तक आता है। इसके बीच में आने वाले क्या कहलाते हैं, अम्लीय। जिन पदार्थ का मान 7 से लेकर 14 तक होता है, जिन पदार्थ का मान क्या होता है, 7 से 14 के बीच में आता है, वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय। ठीक है, और जिनका मान 7 आता है वो उदासीन होते हैं। जिनका मान 7 आता है वो क्या होते हैं, उदासीन, ना तो अम्ल ना क्षार, वो होंगे उदासीन जिनका मान 7 आएगा। और जिनका मान 7 से कम यानी 0 से लेकर 7 तक के बीच में आता है वो अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 से 14 क्षारीय। ठीक है, इस स्केल को इस तरह से हम दर्शा सकते हैं।
ठीक है, ध्यान देना। अम्लीय में दही, छाछ, दूध, H2SO4, HCl, बहुत सारे आपने पढ़े थे, ये सब आते हैं। क्षार में KOH, NaOH, ठीक है, COH, बहुत सारे आते हैं। और उदासीन में शुद्ध जल दिया था ना आपने, शुद्ध जल, जिसका मान क्या होता है 7। ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल के मान को समझाओ, या फिर पीएच स्केल का सूत्र बताओ, या फिर पीएच स्केल की परिभाषा बताओ। तो परिभाषा मैंने समझा दी। मान का ध्यान रखना, जो 0 से लेकर 7 तक आता है वो अम्लीय होंगे सारे पदार्थ, 7 पर उदासीन, और 7 से 14, 7 के बाद से लेकर 14 तक क्षारीय, ठीक है। और ये इनका मान का पता कैसे चलता है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर, हाइड्रोजन आयन की भाई मात्रा, उसके घात कितनी है उसके आधार पर, ठीक है। बच्चों हमने ना आज पीएच स्केल जाना, अब हम पीएच स्केल का दैनिक जीवन में जो महत्व है वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व। क्योंकि बच्चों हमारा पाठ यह है, हमारे पाठ का नाम ही यही है कि दैनिक जीवन में रसायन। हमने पीएच स्केल पढ़ा है तो इसको हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, हम किस जगह काम में लेते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ी जो रसायन हम पढ़ रहे हैं उनका हमारे कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं ये पीएच स्केल के द्वारा क्या क्या मदद मिलती है। बच्चों मैंने पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब कहीं अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम उस पदार्थ में क्षार मिला देते हैं। क्योंकि ये समझ लो अम्ल होता है, जो क्षार होता है वो अम्ल का दुश्मन होता है। तो जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो हम क्षार मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो पदार्थ लवणीय बन जाता है। और जब क्षार की मात्रा ज्यादा होती है तो हम क्या मिला देते हैं, अम्ल, जिससे वो पदार्थ क्या बन जाता है, लवणीय बन जाता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अम्ल की मात्रा ज्यादा होने पर हम क्षार का प्रयोग करते हैं, या क्षार की मात्रा ज्यादा होने पर अम्ल का उपयोग करते हैं, जो पीएच स्केल की सहायता से हम पता कर सकते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कोई पदार्थ अम्लीय है, कितना अम्लीय है, उसकी अम्लता ज्यादा तो नहीं होगी, वहां पीएच स्केल काम में आ रहा है ना। तो इसलिए देखो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उदर अम्लता या पेट की अम्लता। बच्चों उदर अम्लता हमारी, आपने मैंने चौथे पाठ में पढ़ाया था, दोबारा बता रही हूँ। हमारे जो भोजन पचता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें सब में HCl अम्ल पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल हमारे भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, इसकी मदद से ही भोजन पचता है। लेकिन जब हम बाहर की चीजें खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसे पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं जिससे हमारे शरीर में HCl की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये HCl की मात्रा हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। HCl की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल रहे तब तक ठीक है, लेकिन जब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे जो शरीर में जो भोजन पकाने, जो भोजन पचते हैं, उनकी आंतें होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनमें सूजन आने लगती है, जलन होने लगती है, जिससे हमें पेट में दर्द, एसिडिटी, इनकी शिकायत हो जाती है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम जब हमारे शरीर में, पेट में HCl की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे पेट में दर्द, एसिडिटी होती है, तब हम MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षार है, आप जानते हो क्षार है, क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। मिल्क, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक एंटी एसिड के रूप में हमारे शरीर में काम करती है। जब हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यानी MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो HCl की मात्रा बढ़ जाती है उसको कम करने का कार्य करती है, और हमारे शरीर में हम जो अम्लता ज्यादा हो जाती है उसको वापस नॉर्मल कर देती है, उसको क्या कर देती है, लवण में बदल देती है। ये
HCl से क्रिया करके क्या बना लेती है, लवण का निर्माण कर लेती है, जिससे HCl की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्षार है। ठीक है, सेकंड दंतशय। बच्चों हमारे मुंह में जो पीएच होता है ना, उसका मान होता है 6.5, यानी हमारे मुंह में पीएच क्या है, 6.5, यानी 7 से कम है तो हमारे मुंह में जो है वो अम्ल है। तो हमारे मुंह का नॉर्मली मान, हमारे मुंह में जो पीएच होता है उसका नॉर्मल मान, मुंह में जो लार वगैरह बनती है उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5। जब हम खाना खाते हैं ना तो भोजन के कुछ कण हमारे दांतों में फंस जाते हैं, दांतों में रुक जाते हैं, और मुंह में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो उन भोजन के कणों से क्रिया कर लेते हैं और अम्लता यानी मुंह में अम्ल की मात्रा ज्यादा करते हैं। अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, जिससे क्या हो जाता है, मुंह में अम्लता ज्यादा हो जाती है। यदि मुंह में अम्ल की मात्रा 5.5 से कम हो, यानी हमारे मुंह का अम्ल है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो, तो हमारे दांतों पर एक सफेद सफेद सी चमकदार परत पाई जाती है, जिसे बोलते हैं इनेमल। हमारे दांतों में कौन सी परत पाई जाती है बच्चों, हमारे दांतों में जो चमक पाई जाती है ना, वो इनेमल की परत के कारण पाई जाती है। तो जब हमारे मुंह का मान, जो मुंह के पीएच का मान होता है वो 5.5 से कम होता है, तो हमारे जो दांतों पर इनेमल की परत पाई जाती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे हमारे दांत पीले पड़ने लगते हैं, चमक खत्म होने लगती है। समझ में आया? जब हमारे दांतों में भोजन रह जाता है तो बैक्टीरिया उनके साथ क्रिया करके क्या बढ़ा लेते हैं, मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की सांद्रता होगी उतना ही अम्ल कम होगा, और जितना ज्यादा अम्ल ज्यादा होगा सांद्रता उतनी ही कम होगी, यानी जितना ज्यादा मान कम होता जाएगा अम्लता उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखना। जो मुंह का मान, मुंह में जो पीएच होती है उसका मान यदि 5.5 हो जाता है, 5.5 या उससे कम हो जाता है, तब हमारे दांतों में जो इनेमल की परत पाई जाती है वो नष्ट होने लगती है, दांत पीले पड़ने लगते हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम पेस्ट यानी कोलगेट वगैरह का उपयोग करते हैं, या फिर माउथ वॉश। ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। हम जो भी कोलगेट करते हैं या माउथ वॉश करते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, वो क्षारीय पदार्थ होते हैं बच्चों। कौन से पदार्थ होते हैं, क्षारीय। ये क्या करते हैं, हमारे मुंह में जो अम्ल बनता है उसके साथ क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेते हैं, और हमारे दांत पुनः वैसे ही हो जाते हैं, और हमारे मुंह में जो अम्लता बढ़ती है ना वो वापिस कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्षार काम आ रहा है। ध्यान रखना, दांतों के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, इनेमल की। अब ये तो हमने दो देखे दैनिक जीवन में, एक तो उदर अम्लता में, एंड पेट की जो अम्लता बढ़ती है वो दांतशय में। तीसरा देखो, कीटों के डंक में। बच्चों मैंने पार्ट स्टार्ट किया था तभी बताया था, कीटों में कई कीटों में अम्ल पाया जाता है, जैसे चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब हमें कोई कीट या चींटी डंक मारती है तो उसका अम्ल हमारी त्वचा के अंदर आ जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और हमारे वहां जलन मचने लगती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, वहां सूजन सी या मतलब फफोला सा हो जाता है, सूजन आ जाती है। उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम क्षारीय पदार्थ काम में लेते हैं जो उस अम्ल की मात्रा को कम कर दें और लवणता में बदल दें। तो उस वक्त हम क्या क्षार काम में लेते हैं, उस वक्त हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। उस वक्त हम क्या काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या करते हैं, ये पदार्थ हमारे जहां पर जो कीट के द्वारा अम्ल डाला गया था, या फिर हम कीट का डंक के द्वारा जो अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश किया था उसको लवण में बदलते हैं। कौन से क्षारीय पदार्थ, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। उस वक्त हम इस ऐसे क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो जलन खत्म हो जाती है और हमारी जो स्किन है पहले की तरह हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्षार है जो हमारी मदद ही कर रहे हैं। अगला देखो, अम्लीय वर्षा। बच्चों वैसे तो देखो बरसात का जल बिल्कुल शुद्ध होता है, हम ये मानते हैं कि बारिश का पानी होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडल में प्रदूषण के कारण बहुत सारी गैसें उपस्थित होती है, और जहां प्रदूषण ज्यादा होता है
वहां पर जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ साथ वो प्रदूषण की गैसें है ना, वो भी पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे वो पानी क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है और उसमें अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। यदि ऐसे पानी का हम उपयोग करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, पेट में अम्लता बढ़ा देता है, वैसे नुकसान होता है। यदि ऐसा पानी किसी भी जानवर के या फिर कोई भी मनुष्य की त्वचा पे गिरे तो वहां भी एलर्जी होने लगती है। ये पानी किसी इमारत पे पड़े तो इमारत में जो संगमरमर की इमारत है वो उसमें पीलापन आने लगता है, और मिट्टी में ये पानी जाए तो वो क्या होता है, मिट्टी बंजर होने लगती है, अनुपजाऊ। तो इसलिए इस पानी की इसमें पीएच स्केल की सहायता से देखा जाता है कि ये पानी कितना अम्लीय है, इसमें अम्लता की मात्रा कितनी है। यदि अम्लता की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उस वक्त प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य किए जाते हैं, क्योंकि ये अम्लता किसके कारण आ रही है, प्रदूषण के कारण आ रही है, तो प्रदूषण गैसों को कम करने के उपाय किए जाते हैं। ये हमें पता किसकी सहायता से चला, पीएच स्केल की सहायता से पता चला ना। तो अम्लीय वर्षा के द्वारा, अम्लीय वर्षा में पीएच स्केल इस तरह से काम आती है, ठीक है, कि भाई कितनी अम्ल की मात्रा कितनी ज्यादा है, तो फिर उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, प्रदूषण रोकने वाली गैसों का उपयोग करते हैं, अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो, प्रदूषण कम हो और जो अम्लीय वर्षा उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है मृदा पीएच। मृदा में पीएच, बच्चों जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, कई कारण है। कई बार क्या होता है, जब हम जैसे फसल काटते हैं तो नीचे वाला फसल का जो नीचे वाला भाग रह जाता है, पौधे का नीचे वाला भाग रह जाता है, वो सड़ जाता है, तो सड़ने के कारण भी क्या हो जाता है, मिट्टी में अम्लता आ जाती है। या फिर मान लो हम बहुत जो अम्लीय वर्षा है इसके कारण अम्लता आ जाए, या फिर कोई जो पेड़ पौधे हैं वो सड़ने लग जाएं, उसके कारण मिट्टी में अम्लता आ जाती है। और कई बार मिट्टी क्षारीय भी हो जाती है। क्षारीय कैसे होती है, हम हद से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, खाद जो कृत्रिम खाद होती है, फैक्ट्रियों की खाद होती है, उनका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उससे भी क्या हो जाती है, मृदा क्षारीय हो जाती है। यदि मृदा अम्लीय हो या क्षारीय हो, कुछ भी हो, उससे मृदा अनुपजाऊ होने लगती है। फिर क्या करें, यदि मृदा में, फिर मृदा का सबसे पहले तो पीएच पता करते हैं, पीएच स्केल से मृदा का ये देखते हैं कि मिट्टी अम्लीय या क्षारीय। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्या करते हैं, खाद जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग करते हैं। क्यों, खाद होती है क्षारीय, तो वो क्षार क्या कर देते हैं, मिट्टी की अम्लता को कम कर देते हैं। यदि मिट्टी क्षारीय है तो हम क्या करते हैं, जो फसल के नीचे वाला भाग होता है ना उसको छोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है, वो सड़ने लगता है। जो पौधे का नीचे वाला भाग होता है, तना सा बच जाता है नीचे का, जिसे हम डंठल भी कहते हैं, वो सड़ने लगता है, जिससे क्या होती है, अम्लता बनती है। वो अम्लता क्या कर देती है, वो अम्लता उस क्षार से क्रिया करके लवण बना लेती है। तो इस तरह से हम अम्ल या क्षार का उपयोग करके मिट्टी में जो अम्लीय या क्षारीय गुण होता है उसको कम कर देते हैं, मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके अलावा उसके अनुसार खेती भी कर सकते हैं। क्षारीय है तो अम्लीय ऐसी खेती जिसके द्वारा क्षारता कम हो जाए, या अम्लीय है तो ऐसी खेती जिसके द्वारा अम्लता कम हो जाए। इस तरह से हम क्या करते हैं, मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं। ये कब संभव हुआ, ये जब संभव हुआ जब हमें ये पता चला कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय। इस तरह से पीएच स्केल हमारी बहुत जगह मदद करता है। आपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखे जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। बच्चों आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दैनिक जीवन में काम आने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।